हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनिशिएंट एकेडमी। मेरा नाम है निखिल और आज हम फास्ट रिवीजन सीरीज में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर थर्ड, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, रिवाइज करने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन में हम आपको कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद पार्ट टू में आपको दूसरे टॉपिक्स प्रोवाइड होंगे। पार्ट वन में जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस चीज को हम आज शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला एक टॉपिक आता है कि व्हाई इलेक्शन मैटर्स, कि आखिर ये जो इलेक्शन है ये मैटर क्यों करते हैं, इलेक्शन आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, यानी कि चुनते हैं। हम इन्हें क्यों चुनते हैं? ताकि ये आगे जाकर हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग का काम कर सकें। ये होता है इलेक्शन का एक क्राइटेरिया, इलेक्शन का एक बेसिक प्रिंसिपल कि इलेक्शन इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम इलेक्ट करते हैं या तो चूज करते हैं। इलेक्ट और चूज, किन्हें इलेक्ट करते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो इलेक्शन की नीड इंडिया में ऐसी क्या हुई, क्यों इंडिया में इलेक्शंस इमर्ज हुए, अब हम ये समझते हैं। तो इंडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। इंडिया इज अ वेरी लार्ज नेशन। इंडिया बड़ी कंट्री होने के कारण यहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो लोग हैं किसी एक देश के, वो खुद एक जगह बैठेंगे और उस देश में कैसी क्या पॉलिसी बननी है, उस पॉलिसी को बनाने में उन लोगों का हाथ होगा, ना कि उनके द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। यानी कि लोग खुद एक जगह इकट्ठा होंगे और अपने लिए खुद पॉलिसी फॉर्मेशन का काम करेंगे। पर क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में जितनी पॉपुलेशन है उसके बराबर की पॉपुलेशन है। तो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण ये जो पॉलिसी मेकिंग का काम है और ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत पॉलिसी मेकिंग का काम है वो बहुत ही इम्पॉसिबल लगने लगता है। अब जो कि ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए हमारे इधर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चुनी गई है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स वर्क करेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव काम करेंगे पॉलिसी मेकिंग का हम इंडियन सिटीजन्स के लिए, क्योंकि इंडिया के लोग ही उन्हें चुनेंगे, इसीलिए वो पॉलिसी मेकिंग करेंगे इंडिया के सिटीजन्स के लिए। अब ये जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, इट वर्क्स थ्रू रिप्रेजेंटेशन। जो इंडिया की गवर्नेंस है, जो इंडिया में पॉलिसी मेकिंग है, ये रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वर्क होती है। इसका मतलब क्या है कि पीपल जो है वो इलेक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स को। जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे इलेक्शन के थ्रू। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे रूल ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया और द पीपल हु इलेक्टेड देम। अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए हैं उनके जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए हैं वो हम इंडियंस के बिहाफ पे जिन्होंने उन्हें इलेक्ट करा है उसके लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे। अब इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड इलेक्शन। दिस प्रोसेस ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड इलेक्शन। और यही प्रोसेस जिसके थ्रू वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने इलेक्ट किए, जिसके लिए, किस काम के लिए, कि वो आगे जाकर हमारे लिए पॉलिसी फॉर्मेशन का काम करें, इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्शन। तो इधर पे हमने समझा कि आखिर इलेक्शन क्या है और क्यों ये इलेक्शन बहुत ज्यादा इंडिया में मैटर करता है। हमने क्यों डायरेक्ट डेमोक्रेसी अडॉप्ट नहीं करी, हम क्यों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी और इलेक्शन में क्या रिलेशन है।
आखिर डेमोक्रेसी क्या होती है और इलेक्शन क्या होते हैं? इलेक्शन तो हमने पहले समझ लिया, पर ये डेमोक्रेसी क्या होती है? हमने क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ा हुआ होगा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल्स और द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होकर आए हैं और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी है। अब वही गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसी फॉर्मेशन का काम करेगी। इधर पे समझिए, कैन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन एग्जिस्ट? अब ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो बिना इलेक्शंस के एग्जिस्ट कर सकती है? ऐसा पॉसिबल है क्या? आइए इसे समझते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो वो एक डेमोक्रेसी कहलाएगी ही नहीं। इट इज अ फुल स्टॉप दैट इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। अब जब वो डेमोक्रेसी नहीं है, क्यों नहीं है वो डेमोक्रेसी, हम ये भी समझते हैं। और क्यों वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी अगर वहां इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? सबसे पहला एक बेसिक रूल है डेमोक्रेसी का कि वहां पर आपको चॉइसेस मिलेंगी कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं। पर जब वहां इलेक्शन ही नहीं होंगे तो वहां कोई चॉइस नहीं होगी, देयर वुड बी नो चॉइस अवेलेबल। जब वहां कोई चॉइस अवेलेबल नहीं होगी तो हम साथ ही में उस डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं है। तो वी कैन नॉट चेंज द गवर्नमेंट ऑन आवर ओन विल। जब इलेक्शन ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट चेंज करने की बात ही खत्म हो गई। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें और उनके द्वारा एक नई जो गवर्नमेंट बन रही है उसे फॉर्म करवा सके। तो इलेक्शन इसीलिए एक डेमोक्रेसी में बहुत ही नेसेसरी चीज बन जाती है। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि अगर वहां इलेक्शन नहीं होगा तो वहां पीपल का कंसेंट भी नहीं लिया जाएगा, और जब पीपल का कंसेंट ही नहीं है तो वो क्या ही डेमोक्रेसी है? ऐसी डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। दैट डेमोक्रेसी इज नॉट एट ऑल वर्थ। अब क्योंकि डेमोक्रेसी बेसिकली डिफाइन करती है अपने आप को कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय हुम? बाय द पीपल्स। अब जब वहां इलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट हो ही नहीं रहे हैं तो वो क्या ही डेमोक्रेसी है? ये एक पहली चीज है। फिर इसके बाद हम समझते हैं इलेक्शन। इलेक्शन इसीलिए एक किसी भी डेमोक्रेसी में एक बहुत ही विजिबल सिंबल बन जाता है डेमोक्रेसी का। कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर वहां इलेक्शन हो रहा है तो हम सीधे यही बोल देते हैं कि वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये सिंपल एक सॉल्यूशन है। हम कभी कभी रेप्लिकेट भी कर लेते हैं कि अगर किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहा है तो वो कंट्री ऑब्वियस है कि डेमोक्रेटिक होगी ही होगी। पर यहां पर कभी कभी क्वेश्चन मार्क भी आते हैं कि सारे जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि सारे जो इलेक्शंस हैं वो असलियत में पूरे डेमोक्रेटिक हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम आप देखेंगे वो बहुत ही फेयर है, फ्री है। उसी जगह अगर आप चाइना के इलेक्शन सिस्टम पे जाएं जो कि अपने आप को एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी बोलता है, और साथ ही में अगर हम पाकिस्तान की भी डेमोक्रेसी देखें जो अपने आप को एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी बताती है, उसके इलेक्शन देखें तो बहुत ज्यादा मैन्युपुलेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा उधर पर सप्रेशन किया जाता है दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज का। लोगों के पास राइट्स नहीं होते हैं कि वो किसी भी अपने मन के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके या किसी और पार्टी को वोट कर सके। स्पेशली ये चाइना में होता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो लोगों को सप्रेस करवाती है, लोगों को मैनिपुलेट करती है कि आप हमारे पार्टी में वोट करिए या तो इलेक्शन भी लड़िए तो हमारी पार्टी से लड़िए। इधर पर हम देखते हैं कि आर ऑल इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? क्या ऐसा है कि सारी कंट्रीज के इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक रहते हैं? नहीं। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बनने के लिए बहुत सारी एक बेसिक फुलफिलमेंट हमें करनी पड़ती है। उन बेसिक फुलफिलमेंट्स में से सबसे पहली ये है कि दोज कंट्रीज इलेक्शन, जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाती हैं वो कौन कौन से मीन्स अडॉप्ट करती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्शंस जहां पर मैन्युपुलेशन हो पीपल्स के साथ। मैन्युपुलेशन मतलब
कोई भी गवर्नमेंट पार्टी आपको मैनिपुलेट कर रही है कि नहीं नहीं आप हमारी पार्टी को वोट करिए, दूसरी पार्टी को वोट मत करिए, ये एक एग्जाम्पल है कि वो इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है, क्योंकि मैनिपुलेशन एक फेयर इलेक्शन की, जो मैनिपुलेशन है वो फेयर इलेक्शन को नहीं दर्शाता, वो एक्चुअल में फेयर इलेक्शन शो नहीं करता, क्योंकि मैनिपुलेशन है, लोगों के पास चॉइस थी पर उन्होंने उस चॉइस को मारकर उस मैनिपुलेटिव पार्टी को वोट करा, ये पहला रीजन है। फिर इसके बाद है सप्रेस चॉइस एंड ओपिनियन। जैसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो लोगों के ओपिनियन को सप्रेस करती है, लोगों के ओपिनियन को दबाती है कि नहीं आप दूसरी पार्टी को वोट मत करिए, आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को वोट करिए, आप इसको इलेक्ट करवाइए, इसी को आगे बढ़ाइए। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये राइट भी नहीं है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सके, इलेक्शन में खड़े हो सके और इलेक्शन लड़ सके। वो एक अम्ब्रेला पार्टी के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसके बाद हम समझते हैं कि दीज कंट्रीज कंट्रोल वोटर्स। ये जो कंट्रीज हैं वो वोटर्स को भी कंट्रोल करती हैं कि भाई आप हमारी पार्टी को वोट करिए, आप हमसे पैसे लीजिए, आप हमसे कुछ भी करिए। आप जैसे कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं पर ये बहुत छोटे लेवल पे होता है, इसीलिए ये एक्चुअली में सामने नहीं आता। पर जैसे चाइना है वहां पर ये बहुत ही बड़े एक रेंज में करा जाता है, जिसके कारण लोग जो वोटर्स को कंट्रोल कर लेते हैं वो पार्टी के मेंबर्स। तो हमने ये समझा कि एक डेमोक्रेटिक एक अगर डेमोक्रेसी है और वहां पर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या वो डेमोक्रेसी कहलाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये रीजन हमने समझे कि वहां चॉइसेस अवेलेबल नहीं होंगी, हम लोग गवर्नमेंट चेंज नहीं कर पाएंगे और वहां पर पीपल्स का कंसेंट नहीं रहेगा। इसके बाद हमने समझा कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक बहुत ही विजिबल फॉर्म होता है कि उस कंट्री को डेमोक्रेसी कहा जाना चाहिए कि नहीं कहा जाना चाहिए। फिर इसके बाद ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, तो ऐसा भी नहीं है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती जो मैनिपुलेशन यूज करती हैं, दूसरी पार्टी हमारी चॉइसेस को सप्रेस करती है, उसके बाद वोटर्स को कंट्रोल करती हैं। ये सब रीजंस बताते हैं कि क्यों वो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है, और जब इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है तो वो कंट्री भी डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक। हमने समझा कि कैसे डेमोक्रेसी को ही एक इलेक्शन अगर किसी कंट्री में हो रहा तो उसे डेमोक्रेसी घोषित कर दिया जाता है। पर आखिर हम ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक कैसे हैं, हाउ elections are conducting or how the elections are conducted and those conducted elections are democratic। कैसे elections हो रहे हैं और वो elections democratic हैं या नहीं। तो सबसे पहला जो इसका बेसिक क्राइटेरिया है वो है टाइमली इलेक्शन, कि उस कंट्री में इलेक्शंस जो हैं वो टाइमली बेसिस पर होंगे। टाइमली बेसिस पर होंगे मतलब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड रहेगा जिसके बाद फिर से एक बार इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ये टाइमली इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में। यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन भी हर 4 साल में एक बार होते हैं। इसीलिए ये कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी होती है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी होने का मतलब यह है कि उस पूरे कंट्री के इलेक्शन को एक ऐसी बॉडी सुपरवाइज करेगी, एक ऐसी बॉडी कंट्रोल करेगी जिस बॉडी के ऊपर ना कि उस देश की गवर्नमेंट का रूल हो, ना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी का रूल हो उस इंडिपेंडेंट बॉडी के ऊपर। इसीलिए इंडिपेंडेंट अगर बॉडी होगी तो वो किसी भी पार्टी के प्रेशर से फ्री होगी, किसी भी इंडिविजुअल के प्रेशर से फ्री होगी। इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बना पाएगा, और अगर प्रेशर नहीं बनेगा तो इलेक्शन मैनिपुलेट नहीं होंगे और इलेक्शन बहुत ही फेयर मैनर में करवाए जाएंगे। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में होने के लिए टाइमली इलेक्शन नेसेसरी है और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंडक्शन बॉडी भी जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने एक नेसेसिटी बन जाती है डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के लिए।
अगर इलेक्शन में धांधली होगी, इलेक्शन पैसे के बेसिस पर चलेगा, इलेक्शन मनी और मसल पावर के बेसिस पे चलेगा, तो वो एक बायस इलेक्शन हो जाएगा और उसके रिजल्ट भी जो होंगे वो एक बायस रिजल्ट होंगे। इसीलिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी विल के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी में वोट डालें और फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट हो। ऐसा नहीं कि पोलिंग बूथ को ट्रैप कर लिया जा रहा है पूरे और अपने मर्जी के हिसाब से वोट डल रहे हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ईवीएम मशीन लाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि बहुत ही सिक्योर्ड वे में वोट्स को काउंट कलेक्ट करती है और इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इस ईवीएम मशीन के थ्रू पूरे वोट्स काउंट करता है और फेयरली रिजल्ट्स आते हैं। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्शन होगा वो रिप्रेजेंट करना चाहिए एवरी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी को। अगर कोई इलेक्शन, आप समझिए कि हर एक सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव को, हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे ज्यादा डेमोक्रेटिक क्या ही होगा। डेमोक्रेटिक होता ही ये है कि वो जो गवर्नमेंट है वो हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। अगर किसी इलेक्शन में हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करा जा रहा है तो वो इलेक्शन एक प्योरली डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। हर एक ग्रुप मतलब वो बैकवर्ड ग्रुप्स हो गए जैसे कि एसटीज, एससीज, फिर उसके बाद वुमेन्स हो गई, उसके बाद ओल्ड पीपल्स हो गए। अगर ये सारे ग्रुप किसी एक इलेक्शन में रिप्रेजेंटेड हैं तो वो इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस होनी चाहिए। चॉइसेस किस किस टर्म में? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के टर्म में हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए कि हम ए पॉलिटिकल पार्टी से नाखुश हैं तो हम बी पॉलिटिकल पार्टी में वोट करेंगे, और हम अगर इन दोनों ए और बी पॉलिटिकल पार्टी से नाखुश हैं तो हम सी पॉलिटिकल पार्टी में वोट करेंगे। ये है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस। इसके थ्रू ये रहता है कि हम किसी एक पार्टी में रहने के लिए बाइंड नहीं होते हैं। हम अगर वो पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस में केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस में आइडियाज भी आते हैं। जैसे कि मैं अपनी आइडिया रखता हूं कैपिटलिज्म का, तो मैं ऐसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट कर रही है, और अगर मेरी आइडियोलॉजी सोशलिस्ट है तो मैं एक ऐसी पार्टी को प्रमोट करूंगा जिसकी आइडियोलॉजी सोशलिस्ट है। तो ये कहलाती है अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस। अभी हमने समझा कि टाइमली इलेक्शन होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, इसके साथ ही फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे मनी पावर, मसल पावर रोल प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद हमने समझा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी ग्रुप होना चाहिए। हर एक ग्रुप को ये जो इलेक्शन है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने समझा कि हमारे पास चॉइसेस की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, फिर वो इलेक्शन क्या ही डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा, कुछ नहीं। इसके बाद हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन के बीच आखिर क्या रिजल्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने चैप्टर 1 में भी हमारे समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जो लॉज प्रोवाइड करती है पूरे गेम के। गेम क्या है? कंट्री का गवर्नेंस, यानी कि एक कंट्री पे जो भी गवर्नेंस चल रहा है उसके लिए हर एक रूल कौन प्रोवाइड करेगा? उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब ये हर एक चीज के लिए रूल प्रोवाइड करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीजें भी बताता है कि हु कैन वोट। अब हु कैन वोट, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके आर्टिकल नंबर 326 में बताता है कि ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर अडल्ट कैन वोट, हु आर अडल्ट। अब अडल्ट का मतलब क्या हुआ? 18 या 18 साल से बड़ी उम्र के इंडिविजुअल्स, कोई भी व्यक्ति जो 18 या 18 साल से बड़ा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अंतर्गत इलेक्शंस में वोट कर सकता है।
इसके बाद हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हु कैन कंटेस्ट इन द इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि अगर आपको लोकसभा में इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी एक बेसिक एज लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए 25 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। और इसके बाद कुछ बेसिक रूल्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में मेंशन है, जिसके थ्रू अगर आप वो फॉलोइंग क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो इस आरपीए में मेंशन है, आप इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल है। ये सब किस चीज में दिया गया है, ये सब हमें बताता है हमारा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक और चीज समझिए, हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। तो आर्टिकल नंबर 324 में ये बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडियन इलेक्शन को सुपरवाइज करेगी, कंट्रोल करेगी। ये जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंडक्टिंग एजेंसी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 324 के अंतर कंडक्ट करवाती है इंडिया में पूरे इलेक्शन। और ये इलेक्शन केवल सेंट्रल इलेक्शन नहीं होते हैं, ये सेंट्रल के साथ साथ स्टेट इलेक्शन भी कंडक्ट करवाती है। अब जब ये पूरे इलेक्शन कंडक्ट कर दिए जाते हैं, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम मशीन्स के वोट्स काउंट करती है और वही बताती है कि आखिर यहां विनर कौन है। तो ये सारे जितने भी चीजें हैं कि कौन इलेक्शन में वोट कर सकता है, कौन इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, कौन जाके इलेक्शन लड़ सकता है, आखिर कौन ये पूरे इलेक्शन कंडक्ट करवाता है और कौन इस इलेक्शन का विनर होता है, ये सब किस चीज में मेंशन है, इस चीज के लॉ, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक चीज बताता है कि कौन आखिर क्या करेगा, किसकी क्या एलिजिबिलिटी है वोट करने की, कंटेस्ट करने की, और बहुत सारी अलग चीजें भी। इसके बाद हम जो आगे के हमारे टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो के थ्रू हमने अभी तक समझा कि वाई इलेक्शन मैटर, कि आखिर इलेक्शन जरूरी क्यों है। इंडिया एक लार्ज कंट्री है, लार्ज कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाई नहीं जा सकती क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग इकट्ठी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जिसके कारण हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए रूल करते हैं हमारे बिहाफ में और हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं। और इस पूरे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के गेम को कहा जाता है इलेक्शन। इसके बाद हमने समझा कि डेमोक्रेसी और इलेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। कौन सी कंट्री, अगर किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहा है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगी, और ऐसे कौन से इलेक्शंस हैं जो हो रहे हैं पर मैनिपुलेटिव हैं और उसके बाद सप्रेसिंग है, उसके बाद वोटर्स को कंट्रोल करते हैं, तो वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कहलाएंगे। फिर इसके बाद हमने समझा कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कौन कौन सी चीजें बनाती, तो टाइमली इलेक्शन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी इन द इलेक्शन। फिर इसके बाद साथ ही में अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस, अगर हमारे पास चॉइसेस की अवेलेबिलिटी रहेगी तो हम आसानी से अपनी आइडिया के हिसाब से अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपनी आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करवा सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन में क्या रिलेशन है, आखिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस के प्रिंसिपल्स को बताता है, जैसे कि कौन वोट कर सकता है, कौन इलेक्शन कंटेस्ट करवाता है, कौन वहां पर इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा। और इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। फास्ट रिवीजन सीरीज को और ज्यादा सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डू कमेंट whatever you think with regard to this video, and thank you. We continue with this series. All the very best for your examination.